रेंट एग्रीमेंट एक टाइम बॉम्ब है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह टाइम बॉम्ब कब फटेगा और कैसे फटेगा ये किसी को नहीं पता होता। यह हो सकता है जब आप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होंगे तब फटेगा, जब आपको घर से निकाला जाएगा तब फटेगा, जब आपको डिपॉजिट नहीं मिलेगा यह तब फटेगा, और हो सकता है जब आप कोर्ट में खड़े हों यह तब भी फट सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, लॉ पाथवेज पर आपका स्वागत है। किराएदार के हक की सीरीज का ये है एपिसोड नंबर 1। आज का टॉपिक है रेंट एग्रीमेंट में वह 7 चीजें जो नहीं है तो आपके लिए रेंट एग्रीमेंट एक बहुत बड़ा टाइम बॉम्ब साबित हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक ऐसी कहानी जो आपको जेन्युइनली शॉक कर देगी, और वह कहानी है किसकी? वह कहानी है रमेश जी की। जिसमें वह पुणे में रहते थे। एक फ्लैट 2 साल पहले लिया। मकान मालिक ने एग्रीमेंट भी साइन करवाया और रमेश जी ने एक बार पढ़ा और उनको जो है वह एग्रीमेंट ठीक लग रहा था और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने साइन कर दिया। अब 2 साल बाद मकान मालिक ने कहा घर खाली कर दो, वह भी कब? नेक्स्ट मंथ। रमेश जी घबरा गए, एग्रीमेंट निकाला और वह ढूंढने लगे क्या? नोटिस पीरियड का क्लॉज। नोटिस पीरियड का क्लॉज जब एग्रीमेंट में उन्होंने देखा तो उनकी आंखें चौंक गईं, जिसमें उन्हें लिखा था 15 दिन का नोटिस देना होगा। अब असली समस्या यह थी कि 15 दिन में नया घर कैसे मिलेगा, पैकर्स आएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस कैसे मिलेगा। रमेश जी को यह नहीं पता था कि मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 के अंडर उन्हें मिनिमम 1 महीने का नोटिस मिलना जरूरी है। लेकिन एग्रीमेंट में गलत क्लॉज के कारण और उनके अनदेखी की वजह से साइन करने के कारण उनको वह नोटिस पीरियड नहीं मिला। और यह गलती आपसे ना हो इसलिए मैं आपसे कहूंगा लॉ पाथवेज की आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, क्लॉज बाय क्लॉज बताऊंगा वह 7 मिस्टेक्स जो आपको एज टेनेंट अवॉइड करनी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉज नंबर 1 की, जो कि है सबसे महत्वपूर्ण। कौन सा है वह महत्वपूर्ण क्लॉज? वह है रेंट अमाउंट। एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? लगता है यह तो ऑब्वियस चीज है, लेकिन यहां एक ट्रैप है जो लोग मिस कर जाते हैं। एग्रीमेंट में सिर्फ रेंट नहीं, रेंट के साथ साथ और भी चीजें लिखी होनी चाहिए, जैसे मेंटेनेंस चार्ज। मेंटेनेंस चार्ज मतलब क्या हुआ? क्या ये रेंट में शामिल होगा या अलग से देना होगा? पार्किंग चार्ज, पार्किंग के लिए अलग से पेमेंट देनी होगी। वहीं सोसाइटी चार्ज, जिस सोसाइटी में वह फ्लैट है क्या उस सोसाइटी का कोई मंथली चार्ज है? वह कौन देगा? वहीं बिजली मिनिमम मतलब क्या है? बिजली का मिनिमम चार्ज अलग है या उसी में इंक्लूडेड है? अब इसको एक मैं आपको रियल केस से समझाता हूं। रियल केस में क्या हुआ? टेनेंट ने 15,000 में एक फ्लैट लिया किराए पे और एग्रीमेंट में सिर्फ 15,000 रुपए का रेंट मंथली लिखा था। पहले मकान मालिक ने ही पहले महीने में खत्म होते ही यह कहा कि अब 18,000 रुपए चाहिए। अब किराएदार चौंक गया कि यार ये कैसे हो सकता है। तो मकान मालिक ने यह कहा कि अब मकान मालिक ने यह कहा कि 3,000 का मेंटेनेंस अलग से देना होगा। टेनेंट ने कहा एग्रीमेंट में ये चीज तो है नहीं। तो मकान मालिक ने कहा ठीक है, नहीं है तो आप अभी निकल जाओ। अब ऐसे में देखिए, यही चीज क्लियर होनी चाहिए आपके रेंट एग्रीमेंट की मेंटेनेंस कितना है, कौन देगा, ठीक है। और एग्रीमेंट में रेंट के साथ साथ हर चीज एग्जैक्टली लिखी होनी चाहिए, वह भी डिटेल में, चाहे वह आपका मेंटेनेंस चार्ज हो गया, चाहे वह आपका पार्किंग चार्ज हो गया। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लॉज नंबर 2, जो कि इस सीरीज का सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है, जो कि है आपका रेंट रिवीजन। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है कि रेंट जो है किस स्पीड से बढ़ेगा। किस स्पीड से बढ़ेगा मतलब यह सबसे निगलेक्ट होने वाला जो है क्लॉज है। बहुत लोग सोचते हैं कि रेंट तो बढ़ेगा ही, हर साल बढ़ेगा, इसमें गलत क्या सोच है? इसमें मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 क्लियरली ये कहता है कि मकान मालिक को कम से कम 3 महीने पहले
जी हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, 3 महीने पहले रिटर्न नोटिस देना जरूरी है, वह भी क्या, रेंट बढ़ाने से पहले। ठीक है, एग्रीमेंट में क्या लिखा होना चाहिए? एग्रीमेंट में कितने परसेंट, मतलब 5% है सालीना, 10% है सालीना, 15% है सालीना, यह चीजें लिखी होनी चाहिए कि कितने परसेंट आपका रेंट एग्रीमेंट बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, क्या वह 1 अप्रैल 2000 जो भी है तब बढ़ेगा या फिर वह 1 जनवरी को बढ़ेगा। यह डेट जरूर लिखी होनी चाहिए और आप भी इंश्योर कीजिएगा कि आपके एग्रीमेंट में यह चीज लिखी है या नहीं, और कितनी नोटिस, मतलब कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, जिससे आपको पता चल सके कि इस महीने से हमारा रेंट एग्रीमेंट बढ़ जाएगा। अगर एग्रीमेंट में रिवीजन क्लॉज नहीं है तो मकान मालिक कल आकर ही कह सकता है कल से 5,000 ज्यादा देना होगा और आप लीगली उसको रोक भी नहीं पाएंगे। जनरली 5 से लेके 10% एनुअल इंक्रीज एक्सेप्टेबल माना जाता है, लेकिन यह तब पॉसिबल है जब एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लॉज नंबर 3, जो कि हमारे जितने भी टेनेंट भाई हैं उनके लिए बहुत बड़ा सेवियर है, जो कि है सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड। सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिलेटेड मतलब क्या है? कितना, कब, कैसे पैसे वापस मिलेंगे जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट किए गए हैं। इसमें मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 सेक्शन 11 कहता है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट एक फिक्स मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, ज्यादा लोग सिर्फ अमाउंट चेक करते हैं, रिफंड की कंडीशन चेक नहीं करते, जैसे एग्जैक्ट अमाउंट, कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट डिपॉजिट करना होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट में। अब जो अमाउंट आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट में डिपॉजिट किया है वह कितने दिन में वापस मिलेगा और किस कंडीशन में कटेगा, मतलब क्या है, डिपॉजिट में से कब और क्यों पैसा जो है क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि काटा जाएगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। एक टेनेंट 3 महीने का डिपॉजिट देता है 60,000 रुपए। एग्रीमेंट में सिर्फ लिखा था सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है रिफंडेबल है, रिफंड की टाइमलाइन नहीं थी, इसलिए मकान मालिक ने 6 महीने तक पैसे वापस नहीं दिए। टेनेंट कुछ नहीं कर पाया ऐसे में, क्योंकि एग्रीमेंट में कोई डेडलाइन एज सच नहीं थी। इसलिए डिपॉजिट में हमेशा ये चीज इंश्योर कीजिए कि कितने दिन में वापस आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट मिलेगा यह लिखा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लॉज, वह क्या कहता है क्लॉज नंबर 4 आपका इस सीरीज में। अब देखिए, नोटिस पीरियड दोनों तरफ के लिए होना चाहिए, मतलब क्या है, यहां रमेश जी वाली गलती कोई ना करे जिसमें नोटिस पीरियड जो है सिर्फ टेनेंट के लिए नहीं होना चाहिए, वह लैंडलॉर्ड के लिए भी होना चाहिए। मतलब क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि रेंट एग्रीमेंट में सिर्फ जो है टेनेंट के लिए चीजें लिखी होती हैं कि आपको एक्स दिन पहले या फिर जाने से पहले, निकालने से पहले आपको नोटिस देना होगा। वहीं मकान मालिक के लिए कोई भी नोटिस पीरियड नहीं होता, इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि आपका क्लॉज तो हो ही, यह मकान मालिक का भी क्लॉज हो कि वह घर से निकालने से पहले आपको एक्स दिन पहले नोटिस दे। ठीक है, नेगोशिएट करिए और दोनों के लिए नोटिस पीरियड जो है इंश्योर कीजिए सेम हो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लॉज नंबर 5 क्या है जो हमें एग्रीमेंट में देखना है, वह जरूर हो, जो कि है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, जो कि है मेंटेनेंस और रिपेयर से रिगार्डिंग, कि वह करेगा कौन। जैसे बिजली में जो स्विच है वह खराब हो गया, वह ठीक कौन करेगा? पाइप से पानी आ रहा है लेकिन फिक्स कौन करेगा? और वहीं वॉल में सीपेज आ गई तो यह किसकी जिम्मेदारी है, मकान मालिक की या फिर हमारे जो है टेनेंट की? अब इसमें मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 कहता है कि एग्रीमेंट में प्रीमाइसिस मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली होनी चाहिए। जनरली ऐसे डिवाइड होता है, जो कि है 2 पार्ट्स में। मकान मालिक की जिम्मेदारी होती है स्ट्रक्चरल रिपेयर्स, व्हाइट वॉश, मेजर प्लम्बिंग, और वहीं टेनेंट की जिम्मेदारी होती है ड्रेन क्लीनिंग की, माइनर रिपेयर्स की और डे टू डे मेंटेनेंस की। जैसे आपका सपोज कोई पाइप की टोटी खराब हो गई है तो वह जो है टेनेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, यह डिवीजन एग्रीमेंट में लिखवाओ, वरना रिपेयर का झगड़ा होगा और रेंट के झगड़े में वह बढ़ जाएगा। इसलिए पीसफुल माइंड के लिए आप हर एक चीज जो मैं बताता जा रहा हूं वह अपने जरूर क्लॉज में लिखवाते जाइएगा। और एक और चीज है गाइस,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक से ही मैं समझ पाता हूं मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और क्लॉज नंबर 6 जानते हैं कि क्लॉज नंबर 6 क्या है, जिसमें है मकान मालिक की एंट्री। यह कब होगा, कैसे होगा और कितने नोटिस के बाद मकान मालिक आपके घर में आपके टेनेंट वाले रूम में एंटर कर सकता है। अब इसमें मॉडल टेनेसी एक्ट 2021 क्लियरली कहता है कि लैंडलॉर्ड को प्रायर नोटिस देना जरूरी है प्रॉपर्टी विजिट करने से पहले, लेकिन एग्रीमेंट में ये स्पेसिफिकली लिख लो कि एक्स घंटे पहले लैंडलॉर्ड जो है प्रायर एग्रीमेंट देगा और उसके बाद कंसेंट देना या फिर कंसेंट लेना जरूरी है। टेनेंट की कंसेंट के बिना अंदर नहीं जाया जा सकता। यह एग्रीमेंट क्लियरली लिखा होना चाहिए। पर इसमें एक एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या है? सपोज कोई मेजर फॉल्ट हो गया, चाहे वह गैस लीक हो गई, चाहे वह इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, ऐसी कंडीशन में जो मकान मालिक है वह विदाउट प्रायर नोटिस आपके घर में एंटर कर सकता है। लेकिन जो जनरल क्लॉजेस हैं उसमें आपका घर जो है आपकी प्राइवेसी है। एग्रीमेंट में अगर एंट्री क्लॉज लिखा होगा जो कि जनरली 24 घंटे का होता है, तो आप भी एक तरह से सेफर साइड पे फील करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लॉज नंबर 7 क्या है। हमारा क्लॉज नंबर 7 है लॉक इन पीरियड का। अब लॉक इन पीरियड जो है एक तरह से दो धारी तलवार होती है, इसको सही से और क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। जैसे यह क्लॉज मॉडल टेनेसी एक्ट में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा जरूरी है। यह क्लॉज आपको प्रोटेक्ट करता है, वह भी दोनों तरफ से। लॉक इन पीरियड का मतलब है एग्रीमेंट की मिनिमम ड्यूरेशन, जिसके अंदर ना मकान मालिक आपको निकाल सकता और ना आप बिना पेनाल्टी के जा सकते हैं। देखिए, ये जनरली होता है उन कंडीशंस में जो कि है आपके कमर्शियल प्रॉपर्टीज। कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कई ज्यादा जो है अमाउंट आपका जो एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, एज रेंट जाता है, तो जनरली करना चाहिए लॉक इन पीरियड, जिससे कि सपोज 3 महीने से पहले ना मकान मालिक आपको निकाल सकता है और 3 महीने से पहले ना आप जा सकते हैं। यह चीजें काफी जो है सोच समझ के लॉक इन पीरियड डाला जाता है। ठीक है, यह तो चीज हो गई लॉक इन पीरियड की। तो गाइस, अगर मैं समराइज करूं तो वह 7 जो है क्लॉजेस जो आपको रेंट एग्रीमेंट में जरूर इंश्योर करने हैं, वह हैं आपके रेंट अमाउंट है, रेंट रिवीजन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, नोटिस पीरियड है, मेंटेनेंस है, एंट्री क्लॉज है और वहीं वह है लॉक इन पीरियड। तो गाइस, ये हो गए टोटल 7 क्लॉजेस जो कि आपको इंश्योर करने आपके रेंट एग्रीमेंट में हो। अब इसमें एक आखिरी बात यह है कि यह 7 क्लॉजेस आपकी लीगल शील्ड हैं। रेंट एग्रीमेंट सिर्फ एक कागज नहीं है, यह आपके घर की, आपकी सेविंग्स की और आपके पीसफुल माइंड का एक प्रोटेक्शन है। इसलिए इसको ध्यान से पढ़ो, नेगोशिएट करो हर एक क्लॉज को जो कि आपको लगता है इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपके रेंट एग्रीमेंट में होना चाहिए, तभी वह साइन करें वह सारे क्लॉजेस देख के। ठीक है, रमेश जी की कहानी से हमने कई चीजें सीखी हैं। अगर आपने कुछ और भी सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं